अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मार्केट मॉडल विद प्राइस एक्सपेक्टेशन। इन जनरल प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, बट सम टाइम द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर रिगार्डिंग द प्राइस आल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। बेसिकली इन जनरल हम ये कहते हैं कि जो है प्राइस सिर्फ क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करती है, लेकिन सम टाइम जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्राइस के बारे में वो भी क्वांटिटी डिमांड सप्लाई को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो व्हेन प्राइस एक्सपेक्टेशंस आर कंसिडर्ड देन दिस means the price trend is considered and included in the model. So P bar T is equal to dP over dt, यानी कि P bar T इसके इक्वल है अगर हम प्राइस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे, एंड इट शोज द प्राइस चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल प्राइस इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये शो करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्राइस में क्या चेंज आती है, जैसे प्राइस विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। फिर P डबल बार T इक्वल है, अगर हम इसी का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास जो है ना पी डबल बार टी के इक्वल आ जाएगा। इट शोज दी रेट ऑफ प्राइस चेंज। फॉर एग्जांपल प्राइस इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट और प्राइस इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो क्वांटिटी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ पी टी कोमा पी बार टी कोमा पी डबल बार टी, एंड क्वांटिटी सप्लाई इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ पी टी कोमा पी बार टी एंड पी डबल बार टी। सो क्वांटिटी डिमांड को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, पी टी, पी बार टी एंड पी डबल बार टी, एंड क्वांटिटी सप्लाई को भी जो है वो पी टी भी इफेक्ट करती है, पी बार टी भी एंड पी डबल बार टी भी। तो ये जो है इसको हम एक स्पेसिफिक फॉर्म में हम इस तरह से भी क्वांटिटी डिमांड सप्लाई इक्वेशंस को लिख सकते हैं। क्यू डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी बार प्लस एन डबल प्लस एन पी डबल बार। फिर क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू माइनस केमा प्लस डेल्टा पी प्लस यू पी बार प्लस डब्ल्यू पी डबल बार। और बेसिकली यहाँ पर जो ये जो है बीटा शो कर रहा है प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आती है, एम शो कर रहा है कि पी बार की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आ रही है, और एन शो कर रहा है कि पी डबल बार की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आ रही है। तो एम इफ़ दी एम ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये जो एम है अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव होता है, दिस शोज दैट द राइजिंग प्राइस विल इंक्रीज दी करंट डिमांड। इसका मतलब है कि जो प्राइस बढ़ेगी तो करंट डिमांड भी इंक्रीज होगी। बेसिकली प्राइस राइज करने के बावजूद करंट डिमांड इसलिए इंक्रीज होती है कि इफ़ द बायर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज देन ही विल इंक्रीज द करंट डिमांड। यानी कि अगर बायर ये एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस जो है वो 2 से अगर 5 हुई है तो 5 से अगर 10 भी होगी 15 भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी, तो जो ही प्राइस 2 से 5 होती है प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद वो क्वान्टिटी डिमांड को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस जो है वो मजीद 5 से 10 15 20 इंक्रीज होगी। इसलिए जो ही प्राइस 2 से 5 थोड़ी सी भी इंक्रीज होती है तो वो क्वान्टिटी डिमांड को प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर देता है। सो इफ द बायर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज देन ही विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड। तो वो क्वांटिटी डिमांड को प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। एंड इफ द प्राइस लेस देन जीरो होने का मतलब है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव एम इज़ लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव जो है वो इसकी वैल्यू हो। दिस शोज दैट फॉलिंग प्राइस विल डिक्रीज द करंट डिमांड, एंड इफ द बायर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल कंटिन्यू टू फॉल he will decrease the current demand and increase later on. So he will decrease the current demand and increase later on. So M and N both include the element of the price expectation in the model. अब simplified model हम लेते हैं कि if M is not equal to 0 and N is not equal to 0, U is equal to 0 and W is equal to 0. These are coefficients of quantity demand and supply equations. And so equation 1 and 2 becomes, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि M और N not equal to 0 है तो यहाँ पर ये M और N बेसिकली ये कोफिशिएंट्स थे क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन में, और यू और डब्ल्यू जो क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन में कोफिशिएंट्स थे। तो ये हम ये कहते हैं कि अगर एम और एन नॉट इक्वल टू जीरो तो ये क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन एज इट इज रहेगी, लेकिन अगर यू भी इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू जीरो है, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन जो थी, पीछे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन थी, ये वाली ये इक्वेशन थी। तो यहाँ पर अगर यू इक्वल टू जीरो तो ये टर्म भी जीरो की इक्वल हो जाएगी, और डब्ल्यू इक्वल टू जीरो तो ये टर्म भी इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो पीछे क्या रह जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू माइनस केमा प्लस डेल्टा पी, तो ये इतना रह जाएगा, ये दोनों टर्म्स इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो कौन डिमांड और सप्लाई इक्वेशन जो हमारे पास आई है इसको हम इक्वेट कर देंगे। तो ये इक्वेट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया, डिवाइड द इक्वेशन 3 बाय n ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या किया कि
एन से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये एन से कैंसिल हो जाएगा और पूरी टर्म एज इट इस तरह से आ जाएगी। फिर जो है एन को हमने बहुत सारे डिवाइड करने के बाद ये एन से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो है हमारे पास आ गया है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है और इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ये पी वेरिएबल की फॉर्म में मेंशन है और ये वाई वेरिएबल की फॉर्म में मेंशन है। और यहाँ पर जो है ये जो पी यानी कि वाई बार के साथ जो कोफिशिएंट है वो A1 होता है और जो हमारे पास वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो A2 होते हैं। तो यहाँ पर जो पी के साथ कोफिशिएंट है वो ये A2 है, A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पी वाई बार के साथ जो कोफिशिएंट था वो A1 था। तो यहाँ पे भी पी बार के साथ जो कोफिशिएंट है ये A1 बेसिकली किसकी इक्वल है, M/N की इक्वल है। और जो यहाँ पर y के साथ जो कोफिशिएंट है वो A2 है। बेसिकली p के साथ जो कोफिशिएंट ये पूरी टर्म A2 को रिप्रेजेंट करती है, ये पूरी टर्म A2 को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो टर्म है ये b को रिप्रेजेंट करती है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये हमने अलग से भी मैंने मेंशन कर दी, y इज इक्वल टू पी। और ये जो है हमारे पास A1 इज इक्वल टू M/N एंड A2 इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस डेल्टा ओवर n एंड B इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर n टाइम पाथ ऑफ द प्राइस। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। yt इज इक्वल टू yc प्लस yp एंड ये y की वेरिएबल की सेंस में हमने इक्वेशन मेंशन किया। अब नेक्स्ट हम प्राइस p की फॉर्म में p वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन मेंशन करेंगे। तो ये pt इज इक्वल टू पी सी प्लस पी पी हो जाएगा। पी सी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और पी पी क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब पी पी बेसिकली जो पी पी है ये इक्वल है B/A2, ठीक है, इसका फार्मूला है। और पी पी इज इक्वल टू B/A2 तब होगा इफ़ A2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारी इक्वेशन में A2 इक्वल टू 0 ना हो, A2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हमारे पास पी पी इज इक्वल टू B/A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने b की जो वैल्यू है यहाँ पर ये b की वैल्यू ये मेंशन है, ये हम पुट कर देंगे। और फिर A2 की वैल्यू भी मेंशन है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे नीचे इस जगह पर। तो ये n से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से भी कैंसिल हो जाएगा। पी पी इज इक्वल टू अल्फा प्लस गैमा और बीटा प्लस डेल्टा आ जाएगा फॉर कम्प्लीमेंट। ये तो हमारे पास जो है वो फाइंड आउट हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पी सी फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पी सी। देयर आर 3 पॉसिबल केसेस। केस 1 लेते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसमें हम लेके केस 1 क्या है कि इफ़ A1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 4A2। तो हमारे पास A1 बेसिकली क्या था, ये ऊपर A1 जो था वो है M/N। तो ये जो है A1 की वैल्यू हमने M/N पुट कर दी और स्केयर कर दी ग्रेटर देन 4A2। और A2 की वैल्यू भी हमारे पास ऊपर मेंशन है। ये सेकंड ये जो है ये लिखा हुआ है A2 इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस डेल्टा ओवर n। ये हमने यहाँ पर जो है वो पुट कर दी है और 4 ये जो है इंटू 4 कर दिया। अब पी सी इज इक्वल टू ये पी सी इज इक्वल टू A1 ई विद पावर R1t और प्लस A2 ई विद पावर R2t। R1 R2 आर रूट्स। अब हम यहाँ पर जो है ना R1 R2 रूट्स को फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए हमने हमारे पास ये फार्मूला है 1/2 माइनस A1 प्लस माइनस अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस 4A2। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू जो पीछे से हमारे पास इक्वेशन से आई थी वो हमने पुट की और A2 की वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमने सॉल्व कर लिया। तो जनरल सोल्यूशन जो है ना यहाँ पर आ जाएगा पी टी इज इक्वल पी सी प्लस पी पी। तो ये जो है पी सी जो है ना ये पी सी की हमारे पास आ गई वैल्यू और ये पी पी की वैल्यू आ गई है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डाटा मेंशन नहीं है तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता तो फिर हम इसको यहाँ पर स्पेसिफिकली पी सी को फाइंड आउट करते। तो हमने इसको जनरली यहाँ पर पी सी की वैल्यू जो है ना ये इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंशन कर दिया। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है कि इफ़ A1 स्क्वायर इज इक्वल 4A2। अगर A1 स्क्वायर जो हमारे पास है A1 की जो वैल्यू उसका स्केयर लें इज इक्वल टू 4A2, ये दोनों आपस में इक्वल कर देंगे। A1 स्केयर इज इक्वल टू 4A2। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू यहाँ पर पुट की और A2 की वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा 4 माइनस बीटा प्लस डेल्टा ओवर n आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये हमने माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस कर दिया। इन दिस केस रूट इज़, अब हम इस केस में इस केस 2 में रूट किसकी इक्वल है, R इज इक्वल टू माइनस A1/2। तो A1 की वैल्यू हमारे पास मेंशन थी M/N, पीछे हमने जो है वो मेंशन की थी हमारे पास फाइंड आउट हुई थी M/N। तो यहाँ पर हमने A1 की वैल्यू लिख दी है। ये माइनस साइन ये रूट्स के उसमें है
आर इज इक्वल टू -a1/2 है, तो यहाँ पर माइनस एज इट इज़ आएगा और a1 की वैल्यू पुट की हुई है 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर पी सी इज इक्वल टू a3e विद पावर आर टी प्लस a4t e विद पावर आर टी। तो ये पी सी इज इक्वल टू a3e और r की जगह जो है ना हमने ये जो है r की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये r इज इक्वल टू -m/2n ये जो है r की वैल्यू आ गई, ये हमने यहाँ पर इस जगह पे पुट कर दी है, प्लस a4t ये और e और r की जगह जो है ऊपर ये जो वैल्यू फाइंड आउट की थी ये हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो यहाँ पर जो है जनरल सोल्यूशन जो है ना वो इक्वल है पी सी प्लस पी पी के। तो ये जो है पी टी इज़ इक्वल टू ये हमने इसकी जो पी सी की वैल्यू पुट कर दी और फिर यहाँ पर ये हमने पी पी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये हमारे पास पी टी इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल है, पी सी की वैल्यू पुट की और फिर हमने ये पी पी की वैल्यू पुट कर दी। तो अब केस 3 लेते हैं कॉम्प्लेक्स रूट का, कि इफ़ a1 स्क्वायर इज़ लेस देन 4a2। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू पुट की है और a2 की वैल्यू पुट की हमारे, और ये हमने इसको ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और रूट्स किसके इक्वल है इस केस में, r1, r2 इज इक्वल टू h प्लस माइनस vi, और h का फार्मूला गिवन है, v का भी फार्मूला यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर हमने ये देखें h की जो है h में a1 की वैल्यू पुट की थी, ये h जो है ना ये h ये हो जाएगा, और v में भी और a1 a2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये v जो है ना ये आ जाएगा। अब जो है ये पी सी की वैल्यू जो कि v यानी कि बी सी इज इक्वल टू वाई सी, इसलिए लिखा है कि y की वेरिएबल की सेंस में भी यही फार्मूला होगा और p वेरिएबल के सेंस में भी यही फार्मूला होगा। तो ये हमारे पास ये जो है ना ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, पी सी इज इक्वल टू ई और h की जगह जो है ना ये h की वैल्यू आई थी -m/2n। तो ये हमने h की जगह -m/2n पुट कर दी इंटू t, और बाकी हमने इक्वेशन एज इट इज़ लिखी। और क्योंकि यहाँ पर हमने v की वैल्यू तो थी लेकिन हमने पुट नहीं की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई जनरल न्यूमेरिकल डाटा मेंशन नहीं है, इसलिए जनरल फॉर्म है तो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं की, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस कर दी कि v बेसिकली इसके इक्वल है। प्लस ये हमारे पास जो है वो ये पी सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा -m/2n प्लस टी a5 cos vt प्लस a6 cos vt प्लस ये हमारे पास जो है ये पी पी है, ये पी सी है, और ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पी टी, ये पी टी है, और ये बेसिकली पी सी की वैल्यू आ जाएगी और ये पी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो इन प्रेजेंट मॉडल assumes the market clearance at every moment of time, thus every price attained in the market is a equilibrium price। यानी कि हमने यहाँ पर ये अज्यूम किया है कि जो भी मार्केट प्राइस प्रिवेल करी है, मार्केट में प्राइस प्रिवेल करी वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। और वो मार्केट प्राइस कैसे हासिल हुई है, वो मार्केट प्राइस जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस है, मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो कैसे हासिल हुई है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, इनकी कौन डिमांड सप्लाई इक्वेशन को इक्वेट करके हासिल की है। आल्दो इट मे नॉट क्वालिफाई द इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है बल्कि मार्केट क्लियरेंस प्राइस, मार्केट क्लियरेंस इक्विलिब्रियम प्राइस है। फॉर ऑल दी अबव, क्योंकि हमने दो तरह की इक्विलिब्रियम जो है वो पढ़े थे, इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम पढ़ा था और एक मार्केट क्लियरेंस इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो ये जो हमारे पास है वो मार्केट क्लियरेंस इक्विलिब्रियम प्राइस को शो करता है। फॉर ऑल दी अबव 3 केसेस द डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल व्हेन m एंड n आर बोथ नेगेटिव, दोनों जो है वो नेगेटिव होंगे, तब जो है ना द डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल व्हेन m एंड n बोथ आर नेगेटिव। इफ़ n इज ग्रेटर देन 0, यानी कि n ग्रेटर देन 0 का पॉजिटिव अगर हो जाए, देन केस 1 इज पॉसिबल but case 2 and 3 are not applicable and the intertemporal equilibrium is dynamically unstable, और intertemporal equilibrium जो dynamically unstable हो जाएगा। फिर ये हमारे पास एग्जांपल है जो है ये जो एग्जांपल कौन डिमांड, ये न्यूमेरिकली इसकी इक्वेशंस इसकी वैल्यूज़ गिवन है m और n की, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन डिमांड इक्वेशन, ये क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये जो है अब ये बेसिकली ये 4 जो a1 को शो कर रहा है और ये a2 को शो करता है और ये b को शो कर रहा है। ये मैंने लदा से भी लिख दिया, a1 इज इक्वल टू -4, a2 इज इक्वल टू -12 और b इज इक्वल टू -48। इन दिस केस a1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a2, देन केस 1 इज यूज्ड फॉर pc को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो केस जो है वो 1 यूज़ करेंगे।
फिर इफ़ A1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 4A2, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, A1 की वैल्यू पीछे इक्वेशन से लेके, फिर A2 की वैल्यू पुट कर दी, 16 आ जाता है, ग्रेटर दैन -48 है, तो केस 1 इज़ यूज एंड n इज़ ग्रेटर दैन 0 है। यहाँ पर इस इक्वेशन में n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव है, सो ओनली केस 1 इज़ एप्लीकेबल। अब हम यहाँ पर रूट्स हमने फाइंड आउट करेंगे हम जो, और यहाँ पर A1 A2 की वैल्यूज़ पीछे से इक्वेशन से पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो है वैल्यूज़ R1 R2 रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगी। R1 6 है और R2 -2 है। फिर PC इज इक्वल टू A1 E विद पावर R1 T प्लस A2 विद पावर A2 E। PC इज इक्वल टू A1 E विद पावर R1T प्लस A2 E विद पावर R2T, ये फाइंड आउट हो जाएगा। और PC इज इक्वल टू A1 E, और ये जो है, और बेसिकली ये जो है हमने क्या किया कि ये R1 की वैल्यू जो है वो 6 थी, ये पुट कर दी, और R2 की वैल्यू -2 थी, तो ये हमने यहाँ पर -2 पुट कर दी है। फिर नेक्स्ट जो है PP इज इक्वल टू B ओवर PP बेसिकली इक्वल है B ओवर A2 इफ़ A2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और A2 की वैल्यू पुट कर दी, ये PP आ जाएगा इज इक्वल टू 4, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आ जाएगा 4। PT इज इक्वल टू PC प्लस PP, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। और PC की वैल्यू पहले हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी, ये पुट कर दी, और PP की वैल्यू 4 है, ये फाइंड आउट कर ली, तो ये जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। और अगर ये जो A1 A2 बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर इनकी वैल्यू स्पेसिफिकली फाइंड आउट हो जाती है या हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे सपोज किया कि A1 और A2 इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पर A1 और A2 की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और दिस इज डेफिनेट सॉल्यूशन। सो इन दिस केस n इज ग्रेटर दैन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू अगर n की हो जाए, सो इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिकली अनस्टेबल।